हेलो एवरीवन, होप यू ऑल डूइंग वेल। दिस इज़ माज और आज हम रशियन फॉर्मलिज्म एंड न्यू क्रिटिसिज्म के हवाले से एक लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इन थ्योरीज़ की जो बैकग्राउंड है इसको एक्सप्लेन करते हैं, फिर बाद में हम जो डिफरेंट कंसेप्ट है इन थ्योरीज़ की उसको डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद द राइटर्स। ठीक है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है वो ये है पोएटिकल लैंग्वेज, डिफेमिलियराइजेशन, फेबुला एंड यूजिट, और इंटेंशनल फेलेसी, इफेक्टिव फेलेसी, ऑर्गेनिक यूनिटी, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। ये अहम कंसेप्ट है इन थ्योरीज़ के अंदर, तो हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बैकग्राउंड जानते हैं, लेकिन बैकग्राउंड से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि जितनी भी लिटरेरी थ्योरीज़ है उसका एक ख़ास मकसद है, और वो ये है कि ये किसी लिटरेरी वर्क को एनालाइज करने के लिए डेवलप हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई लिटरेरी वर्क है और उसको कोई इंटरप्रेट करता है, एनालाइज करता है या इवालुएट करता है, तो उसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म थ्योरीज़ बनी हैं। उन थ्योरीज़ के अंडर जो है ना ये जो इंटरप्रिटेशन है ये होते हैं। तो सबसे पहले हम उन थ्योरीज़ में रशियन फॉर्मलिज्म और न्यू क्रिटिसिज्म को एक्सप्लेन करते हैं। बाद में हम जो थ्योरीज़ है नेक्स्ट लेक्चर में हम रीडर रिस्पांस थ्योरी, फिर जो है ना मार्क्सिज्म, साइको एनालिसिस, ये थ्योरीज़ हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो आज की थ्योरी में हम रशियन फॉर्मलिज्म और न्यू क्रिटिसिज्म डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले बैकग्राउंड है। तो जो बैकग्राउंड है उसमें आप देख सकते हैं कि मैंने लिखा है कि लिटरेरी एनालिसिस वाज वेरी मच सेंटर फेयर टू द 20th सेंचुरी. Focus was on artist, his biography, and historical and cultural development of a text. But uh, after 20th century, various theories have been developed. Literary analysis changed its direction radically from the previous tradition. इसका मकसद ये है कि जो 20th सेंचुरी से पहले का दौर था उसमें अगर कोई लिटरेरी वर्क को एनालाइज करते थे तो उसमें ये आर्टिस्ट देखते थे, फिर उसकी जो बायोग्राफी है वो देखते थे, फिर हिस्टोरिकल और कल्चरल डेवलपमेंट देखते कि एक टेक्स्ट हिस्टोरिकली किस तरह डेवलप हुए और कल्चरली इसका क्या डेवलपमेंट है। ठीक है, ये देखते थे। लेकिन जो 20th सेंचुरी है इसके बाद मुख्तलिफ़ किस्म थ्योरीज डेवलप हुए, जस्ट लाइक आई टोल्ड यू कि जो रशियन फॉर्मलिज्म, न्यू क्रिटिसिज्म और इसके अलावा रीडर रिस्पांस थ्योरी, मार्क्सिज्म, क्रिटिसिज्म, फेमिनिज्म, ये मुख्तलिफ़ थ्योरीज बनी, और जो लिटरेरी एनालिसिस था उसका डायरेक्शन बिल्कुल चेंज हुआ। ठीक है, प्रीवियस ट्रेडिशन से। तो इसका मकसद ये है कि इससे पहले जो कोई किसी टेक्स्ट को एनालाइज करते थे तो सबसे पहले आर्टिस्ट, फिर उसकी बायोग्राफी, फिर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, ये चीज़ें देखते। लाइक अगर मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर कोई किसी टेक्स्ट को एनालाइज करते थे, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल मैकबेथ या हेमलेट, ये एक ड्रामा है शेक्सपियर का। अगर इस पर कोई मतलब क्रिटिसिज्म करता था या कोई इसको इंटरप्रिटेशन इसकी इस ड्रामे की करते थे, तो पहले जो है आर्टिस्ट को जानते थे, आथर को, कि ये किसने लिखी, फिर उसकी बायोग्राफी मतलब शेक्सपियर के बारे में जानेंगे कि शेक्सपियर कौन है, फिर उसकी हिस्टोरिकल और कल्चरल डेवलपमेंट टेक्स्ट की कि ये किस वक्त में लिखी है और किसने लिखी है, किस तरह लिखी है, इसमें अहम बातें क्या हैं। ठीक है, उस दौर वो जो एरा था मतलब रिनाइसेंस में ये लिखी थी, तो वो किस तरह का दौर था, तो ये सब चीज़ें देखते हैं। ठीक है, ये कुछ बैकग्राउंड था। अब रशियन फॉर्मलिज्म की तरफ आते हैं कि रशियन फॉर्मलिज्म क्या है। ठीक है, तो ये रशिया में इमर्ज हुआ था, जो कि मॉस्को और पेट्रोग्रेड एक वाफर प्लेसेस है, वाफर स्पेसिफिकली 1920 में। और जिन स्कॉलर्स ने उसमें मतलब कंट्रीब्यूशन किए उसमें रोमन जेकॉब्सन, जॉन मैक्रोस्की, विक्टर श्क्लोवस्की और विक्टर विनोग्रेडो, और इसके अलावा भी बहुत सारे स्कॉलर्स इनमें है। लेकिन इन लोगों ने, इन स्कॉलर्स ने मेन कंट्रीब्यूशन की है रशियन फॉर्मलिज्म में। इसमें
सबसे पहले हम रोमन जिकॉप्सन को पढ़ते हैं, ठीक है, पोएटिकल लैंग्वेज, और फिर विक्टर श्लोवास्की के जो कंसेप्ट है डिफेमिनाइजेशन, फेबुला एंड सिब्जेट, तो ये चीज़ें हम पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। फिर जो न्यू क्रिटिसिज्म है ये यूनाइटेड स्टेट में इमर्ज हुआ था, और जो जिसके जो मेन स्कॉलर्स थे वो आए रिचर्ड, क्लेंथ ब्रोक्स, जॉन क्रो, और डब्ल्यू के वेस्टमथ, विलियम एम्पसन, टी एस एलियट, ये थे, ठीक है। ये जो है फिर इसके कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि जो रशियन फॉर्मलिज्म और न्यू क्रिटिसिज्म है, ये दोनों इसकी जो क्वालिटीज़ थी वो बिल्कुल सिमिलर थे, इसमें इतना डिफरेंस नहीं था। डिफरेंस सिर्फ ये था कि रशियन फॉर्मलिज्म रशिया में इमर्ज हुआ था, और न्यू क्रिटिसिज्म यूनाइटेड स्टेट में, अमेरिका, साउथ अमेरिका में, ठीक है। फिर हम जानते हैं मेन पॉइंट्स, दोनों जो थ्योरीज है उसके मेन पॉइंट्स जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो रशियन फॉर्मलिज्म है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो रशियन फॉर्मलिज्म है, रशियन फॉर्मलिज्म एंड न्यू क्रिटिसिज्म गो इन हैंड इन हैंड अंडर द अम्ब्रेला टर्म ऑफ फॉर्मलिज्म विच शेयर सिमिलर क्वालिटीज़। मतलब ये है कि दोनों एक जैसे वर्क करते हैं, और ये दोनों फॉर्मलिज्म के जो टर्म है इसके अंडर आते हैं, मतलब कि दोनों सिमिलर हैं, सिर्फ मैंने आपसे पहले बताया कि इसमें डिफरेंस किस चीज़ की है। दूसरी बात यह है कि टेक्स्ट इज़ कंसिडर टू बी क्लोज एंड ऑटोनॉमस। इन थ्योरीज में टेक्स्ट को ऑटोनॉमस माना जाता था। मतलब ऑटोनॉमस का ये है कि क्लोज एंड ऑटोनॉमस का मतलब ये है कि अगर कोई किसी वर्क को इन थ्योरीज के अंडर एनालाइज करते थे तो सिर्फ टेक्स्ट पे ध्यान देते थे, सिर्फ टेक्स्ट को कंसिडर करते थे, इसके अलावा किसी भी चीज़ को, मतलब जो बायोग्राफिकल और हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है टेक्स्ट के, उसको नहीं देखते, बस सिर्फ टेक्स्ट और इसकी जो इंट्रिंसिक फीचर्स है उसको देखते थे, ठीक है। दूसरी बात, फोकस ऑफ द स्टडी इज़ ऑन द टेक्स्ट itself एंड dismisses द इम्पोर्टेंस ऑफ द ऑथर। उसमें जो है ना एक ये पॉइंट्स भी था कि टेक्स्ट को इट सेल्फ डिसमिसेस द इम्पोर्टेंस ऑफ द अतर। टेक्स्ट को इट सेल्फ स्टडी किया जाता था, और जो अतर है उसकी अहमियत को बिल्कुल निकाल दिया जाता था। मतलब ये कि अतर्स को नहीं देते कि ये वर्क किसने लिखी है, ठीक है, ये चीज़ नहीं देखते, बस सिर्फ टेक्स्ट और इसके जो जो इंट्रेंसिक फीचर्स हैं, मतलब जो ग्रामर यूज़ हुए या मुख्तलिफ़ किस्म के जो लिटरेरी डिवाइसेस है, उसकी तरफ जो मेन इम्पोर्टेंस था वो उसकी तरफ था। ऑथर्स और जो हिस्ट्री वगैरह ये चीज़ें नहीं देखते। फिर टेक्स्ट शुड बी स्टडीड इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑथर इंटेंशन, हिस्टोरिकल एंड कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ टेक्स्ट। इसमें भी ये दिखाया गया है कि टेक्स्ट को इंडिपेंडेंट स्टडी किया जाता था। ये मतलब ये चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करते थे कि ये टेक्स्ट किसने लिखी है, कहाँ पर लिखी है, और किस दौर में लिखी है। ये चीज़ें बिल्कुल रशियन फॉर्मलिज्म और न्यू क्रिटिसिज्म में अवॉइड करते थे। फिर एनालिसिस ऑफ इंट्रिंसिक फीचर ऑफ टेक्स्ट, जो इंट्रिंसिक फीचर्स है फिर उसको डिस्कस करते थे कि जो मतलब किसी टेक्स्ट की इंट्रिंसिक फीचर लाइक ग्रामर, सिंटेक्स, लिटरेरी डिवाइसेस वगैरह ये किस तरह थे, तो ये चीज़ें भी उसमें डिस्कस करते थे। जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि नो नीड ऑफ आउटसाइड सोर्सेज व्हाइल एनालाइजिंग अ टेक्स्ट। मतलब किसी टेक्स्ट को एनालाइज करने के लिए कोई भी आउटसाइड सोर्स नहीं चाहिए। मतलब ये चीज़ें जो हमने ऊपर बयान की कि जो हिस्ट्री है या अथर की बायोग्राफी है या कल्चरल जो डेवलपमेंट है टेक्स्ट की, ये चीज़ें बिल्कुल आपने नहीं देखनी, बस सिर्फ टेक्स्ट को देखना है और इसके इंट्रिंसिक फीचर्स को। तो ये रशियन फॉर्मलिज्म और न्यू क्रिटिसिज्म के हवाले से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे। अब हम जाते हैं कॉन्सेप्ट्स को, जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट दिए हैं डिफरेंट स्कॉलर्स ने। सबसे पहले हम जेकॉब्सन की जो कॉन्सेप्ट थी पोएटिकल लैंग्वेज के हवाले से, तो इसको हम जानेंगे। तो जेकॉब्सन जो है वो कहते हैं कि that the poetic language involved the use of
range of linguistic devices such as meter, rhyme, alliteration, and metaphor that to create a unique aesthetic effect. He believed that poetic language is not primarily concerned with conveying information or representing the world, but rather with the creating a particular experience for the reader or listener. देखो जो जेकॉफसन है वो पोएटिकल लैंग्वेज के बारे में ये कहता है कि जो पोएटिकल लैंग्वेज है ये इस लैंग्वेज को कहा जाता है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म जो डिवाइसेस है लिटरेरी डिवाइसेस ये इस्तेमाल हो जाए लाइक मेटाफर राइम एलिट्रेशन मीटर वगैरह ये चीज़ें इस्तेमाल हो तो उसको हम पोएटिक लैंग्वेज देखो एक ऑर्डिनरी लैंग्वेज होते हैं और एक पोएटिकल लैंग्वेज होते हैं पोएटिकल लैंग्वेज ये है कि जो एस्थेटिक इफ़ेक्ट है इसको पढ़ने से ये एराइज हो जाए इंसान में एस्थेटिक इफ़ेक्ट असल में इमोशनल रिस्पांस को कहते हैं अगर आप कोई टेक्स्ट पढ़ते हैं और ये आपके ज़हन पर आपको मतलब इमोशनल रिस्पांस इससे आ जाए आपके ज़हन में या तो ये सैड हो या गम के हो या खुशी के हो लेकिन आपको एक एस्थेटिक इफ़ेक्ट इमोशनल रिस्पांस का मतलब ये है कि आप कोई टेक्स्ट पढ़े और आप कुछ फ़ील करें या अच्छा फ़ील करें या बुरा तो उसको हम एस्थेटिक इफ़ेक्ट कहते हैं ठीक है तो पोएटिक लैंग्वेज पोएटिकल जो लैंग्वेज है ये एक एस्थेटिक इफ़ेक्ट क्रिएट करेंगे ठीक है लाइक मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया कि एमिली डिकिंसन पोएम होप इज़ द थिंग विद फीचर Hope is compared to a bird that perches in the soul, creating a vivid and powerful image. देखो ये जो पोएम है एमिली डिकिंसन का इसमें आप देख सकते हैं कि होप को किस तरह विविड लैंग्वेज और पावरफुल लैंग्वेज में हम लोगों को दिखाया है डिकिंसन ने ठीक है इसमें एक पावरफुल इमेजरी दिखाया गया है जो दूसरे मैंने एग्जांपल दिए द फेयर ब्रीज blew the white foam flew from Samuel Tyler Coleridge poem The Rime of the Ancient Mariner ये जो पोएम है ये एंशियंट मैरिनर से लिया गया है ये द फेयर ब्रीज ब्लू ठीक है और इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह बी और एफ साउंड से राइटर ने कोशिश की है कि जो रीडर है उसका अटेंशन मतलब पोएम की तरफ बढ़ा सके लाइक ब्रीज ब्लू एंड फोम फ्लू तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की मतलब डिवाइसेस है जो राइटर इस्तेमाल करते हैं ताकि अपने लैंग्वेज को पोएटिक बना सके और जब आपकी लैंग्वेज पोएटिकल लैंग्वेज बनती है तो फिर इसमें ये होता है कि जो रीडर है उसका इंटरेस्ट ज़्यादा होता है ठीक है तो ये जेकॉब्सन का कंसेप्ट था रशियन फॉर्मलिज्म में ठीक है तो आप देख सकते हैं कि अगर आप किसी टेक्स्ट को एनालाइज करते हैं तो सबसे पहले आपने ये जानना है कि जो लैंग्वेज है ये पोएटिकल है या नहीं है ठीक है तो ये भी इसका एक फीचर है रशियन फॉर्मलिज्म का कि किसी टेक्स्ट को एनालाइज करने के लिए आपने ये देखना है कि ये जो टेक्स्ट है ये पोएटिकल लैंग्वेज में है या ऑर्डिनरी लैंग्वेज में ठीक है तो ये एक ये पॉइंट हो गया दूसरे पॉइंट की तरफ आते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ विच इज़ डिफेमिलराइजेशन तो जो डिफेमिलराइजेशन है ये कंसेप्ट श्क्लोवास्की ने क्वाइंट किया था और इसको एस्ट्रेंजमेंट भी कहा जाता है डिफेमिलराइजेशन का मतलब ये है कि आप किसी चीज़ को किसी फेमिलियर चीज़ को लेस फेमिलियर बनाए ठीक है मतलब एक नोन चीज़ है और आपने उसको ऐसा बनाया कि वो अननोन हो गया ठीक है तो उसको हम डिफेमिलराइजेशन कहते हैं सिंपल अल्फाज में अगर मैं ये कहूँ कि डिफेमिलियराइजेशन क्या है तो किसी फेमिलियर चीज़ को अनफेमिलियर बनाना ये क्या है डिफेमिलियराइजेशन है ठीक है मैंने आपसे कहा कि एक टेक्स्ट है एक जन आम टेक्स्ट है सिंपल और आपने ऐसे लैंग्वेज मतलब ऐसा लैंग्वेज इस्तेमाल किया डिफरेंट जो लिटरेरी डिवाइसेस है मेटाफर पर्सनिफिकेशन है इन चीज़ इसमें आपने इन्वॉल्व किया और उस लैंग्वेज को बहुत डिफरेंट किया जो आम लैंग्वेज था ऑर्डिनरी लैंग्वेज था उससे डिफरेंट बना दिया आपने तो आपने फेमिलराइज किया टेक्स्ट को आपने डीफेमिलराइज किया ठीक है तो ये हमारे साथ हो गया डीफेमिलराइजेशन फिर मैंने एग्जांपल दी द लव सॉन्ग ऑफ जी अल्फ्रेड प्रोप्रॉक का और द वेस्टलैंड का तो इसको आप देख सकते हैं कि इसमें ये जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है ये बिल्कुल डीफेमिलराइज किया है उसने
ठीक है। तो ये एग्ज़ाम्पल है, आप पढ़ सकते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी है, इसी वजह से मैं कोशिश करूँगा कि शार्ट अल्फाज में आपको समझा सकूँ। तो चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, विच इज़ फेबुला एंड सीवजेट। सो दीज आर यूज टू एनालाइज द नरेटिव स्ट्रक्चर ऑफ अ वर्क ऑफ लिटरेचर। देखो ये जो कॉन्सेप्ट है, पहले दो कॉन्सेप्ट तो आपने देखी, ठीक है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है रशियन फॉर्मलिज्म के अंदर, तो इससे जो नरेटिव स्ट्रक्चर है किसी वर्क का, मतलब जो स्टोरी है, उसको एनालाइज किया जाता है, ठीक है। Fabula refer to the chronological or sequence of events that make of the story, while Sieget refer to the way in which those events are presented to the reader, including any deviation from the chronological order. देखो जो फेबुला है ये असल में स्टोरी को कहा जाता है, ठीक है। ये रशियन लफ्ज़ यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। तो ये इस इंग्लिश में ये स्टोरी के लिए बोला जाता है, और जो सीजेट है ये जो है ना ये प्लॉट के लिए इस्तेमाल होता है। तो फेबुला जो है ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एक सीक्वेंस में, मतलब किसी स्टोरी को बयान करने को फेबुला कहा जाता है। और जो सिवजिट है, इसका मतलब ये है कि आप मतलब डिविएशन भी कर सकते हैं, इसमें सीक्वेंस के साथ इवेंट्स को अरेंज नहीं किया जा सकता। सीक्वेंस बिल्कुल इसमें सिवजिट में सीक्वेंस नहीं होता, बस प्लॉट को एक तरह बना दिया जाता है, ठीक है। और इसमें जो सीक्वेंस है वो नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल जे.के. रोलिंग का एक नावल है हैरी पॉटर। ये नावल अगर आपने पढ़ी है तो आप समझ गए होंगे कि सिवजेट क्या चीज़ है। असल में जो सिवजेट है इसमें इस तरह किया जाता है कि जो डिफरेंट इवेंट्स है स्टोरी की, वो इवेंट जो पहले हो चुके होते हैं उसको मिडल में रख दिया जाता है, और जो मिडल या लास्ट में होते हैं उसको स्टार्ट में लाया जाता है, ठीक है। तो इसको सिवजेट कहते हैं। देखो आपने शायद शाहरुख खान का जो मूवी है दिलवाले, उसमें आप देख सकते हैं कि स्टार्ट में जो इवेंट होता है वो असल में पहले हो चुके होते हैं, बाद में जो है ना वो मतलब वो जो इवेंट पहले होते हैं उसको स्टार्ट में रख दिया होता है, और जो बाद में होते हैं उसको मिडल में रख दिए जाते हैं। तो इस तरह की फ्लैट को डेवलप करना, ये इसको सिवजेट कहा जाता है। तो ये था फेबुला एंड सिवजेट का कंसेप्ट जो रशियन फॉर्मलिज्म में था, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, जो इंटेंशनल फैलेसी है। ये ये जो टर्म है इसको डब्ल्यू के वेस्टमट ने क्वाइंट किया था, और ये कंसेप्ट जो है ये न्यू क्रिटिसिज्म के अंदर उसके अंदर था। इंटेंशनल फैलेसी का मकसद ये है कि अगर आप कोई टेक्स्ट पढ़ते हैं तो जो आथर्स की इंटेंशन है उसको आपने उस बेस पर आपने मीनिंग डिराइव करना है। मतलब ये कि आप अगर कोई टेक्स्ट पढ़ते हैं तो आपने ये जानना है कि आथर का मकसद क्या है, इस टेक्स्ट में आथर ने ये टेक्स्ट क्यों लिखी है, ठीक है। जैसे कि मैं अगर आपसे कहूँ कि जो प्राइड एंड प्रेजुडिस है, या मैं ये कहूँ कि मैकबेथ है जो शेक्सपियर का ड्रामा है, अगर आप ये पढ़ते इस ड्रामे को अगर आप एनालाइज करते तो आप ये देखते हैं कि शेक्सपियर ने ये ड्रामा क्यों लिखा, उसकी जो इंटेंशंस थी वो क्या थी, ठीक है। तो इंटेंशनल फेलेसी उसको कहते हैं कि आप अदर्स की इंटेंशन को एनालाइज करें। लेकिन इस न्यू क्रिटिसिज्म में ये बताया गया है कि आपने इंटेंशनल फेलेसी को अवॉइड करना है, ठीक है। आप ये ज़रूर जानें कि इंटेंशनल फेलेसी न्यू क्रिटिसिज्म के अंदर है, लेकिन इसको इस तरह बयान किया गया है कि अगर आप कोई टेक्स्ट एनालाइज करते हैं तो आपने इंटेंशनल फेलेसी को अवॉइड करना है, क्योंकि हम ये कहते हैं कि न्यू क्रिटिसिज्म और रशियन फार्मलिज्म में हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ टेक्स्ट पर ध्यान देना है, हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ टेक्स्ट को एनालाइज़ करना है। तो इंटेंशनल फेलेसी में तो ये कहते हैं कि आपने अतर की जो इंटेंशन है उसको लाना है, एनालाइज़ करने के लिए, मीनिंग डिराइव करने के लिए, ठीक है। तो इंटेंशनल फेलेसी रशियन फॉर्मलिज्म या न्यू क्रिटिसिज्म में जब आप किसी चीज़ को एनालाइज़ करते हैं, किसी टेक्स्ट को, लिटरेरी वर्क को, तो आपने इंटेंशनल फेलेसी को आपने बिल्कुल साइड पे रखना है और उसको बिल्कुल अवॉइड करना है।
देखो, फॉर एग्जाम्पल, if an author wrote a poem about a flower, new critic would focus on the language used in the poem itself to interpret its meaning rather than on trying to discern the author's personal thoughts or feeling about. इसका मतलब ये है कि अगर कोई अथर फ्लावर फॉर पोएम लिखता है, ठीक है, तो जो न्यू क्रिटिक है उस वो सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज पर फोकस करेंगे, ठीक है। वो ये नहीं देखेगा कि जो अथर की पर्सनल थॉट्स है फ्लावर्स के हवाले से वो क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज को देखेगा कि लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज में क्या है, लैंग्वेज की जो इंट्रिंसिक फीचर्स है वो क्या है, वो सिर्फ ये देखेगा, ठीक है। तो ये इंटेंशनल फेलेसी है। अब आते हैं हम इफेक्टिव फेलेसी की तरफ। अब जो इफेक्टिव फेलेसी है इसको भी वेस्टमट ने क्वाइंट किया था। और इफेक्टिव फेलेसी इसको इसी को कहते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर कोई किसी लिटरेरी वर्क को रीड करते हैं और उस लिटरेरी वर्क में किसी बंदे ने जो इमोशंस एवोक्स की, उसको हम इफेक्टिव फेलेसी कहते हैं। मतलब ये कि लिटरेरी वर्क इमोशनली किस तरह किसी को अफेक्ट करता है, उसको हम इफेक्टिव फेलेसी कहते हैं। न्यू क्रिटिक्स ये कहते हैं कि अगर आप लिटरेरी एनालिसिस करते हैं तो आपने इफेक्टिव फेलेसी को भी अवॉइड करना है। आपने मतलब इमोशनली नहीं देखना किसी चीज़ को, आपने सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज को देखना है और इंट्रिंसिक फीचर्स, जो मैं बार बार कहता हूँ, क्योंकि जो न्यू क्रिटिक्स और रशियन फॉर्मलिस्ट है वो इस पर फोकस करते हैं कि आपने किसी भी चीज़ को जो टेक्स्ट से आउट हो उसको नहीं देखना, आपने सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट पर फोकस करना है। तो जो इफेक्टिव फैलेसी है वो ये है। मैंने एग्जांपल दिया है नीचे। फॉर एग्जांपल, इफ अ रीडर वाज मूव्ड टू टीयर बाय अ पर्टिकुलर पैसेज इन अ नॉवल, a new critic would not necessarily view that passage as better or more meaningful than other parts of the text. मतलब ये कि अगर आप कोई नावल पढ़ते हैं और उस वो नावल इतना इमोशनल है कि आप रोए, ठीक है, तो जो न्यू क्रिटिक्स है वो बिल्कुल मतलब इसका बिल्कुल इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। न्यू क्रिटिक्स सिर्फ ये देखेंगे कि लैंग्वेज किस तरह इस्तेमाल हुई। आपको शायद ये पैसेज अच्छी लगी, शायद आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हुए उसको रीड करने से, लेकिन न्यू क्रिटिक्स जो होते हैं उसको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई नावल कितना इमोशनल है, उसमें कितनी जो है ना लेसन्स है, ये चीज़ें वो नहीं देखते, ठीक है। तो ये हमारा इफेक्टिव फैलेसी हो गया। चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, विच इज़ ऑर्गेनिक यूनिटी। ऑर्गेनिक यूनिटी को टी एस एलियट ने न्यू क्रिटिसिज्म में इंट्रोड्यूस किया था। और ऑर्गेनिक यूनिटी को आप जो है ना इस वर्ड से भी समझ सकते हैं, यूनिटी। इसका मतलब ये है कि आपने टेक्स्ट को पूरा देखना है, उसकी पार्ट्स को नहीं देखना है, ठीक है। या आपने ये नहीं देखना कि जो टेक्स्ट है ये मतलब इसका जो अतर है, या मतलब अगर आप अतर जुदा देखते हैं या जो टेक्स्ट के मुख्तलिफ पार्ट्स है उसको अलग अलग एनालाइज करते हैं, ऐसा आपने नहीं करना। द होल टेक्स्ट को आपने क्या करना है, कलेक्टिवली एनालाइज करना है, तो आपको पूरा मीनिंग समझ में आ जाएगा। अगर आपने इस टेक्स्ट के बाज़ पार्ट्स को अलग एनालाइज किया, बाज़ को अलग, तो फिर आपको समझ नहीं आएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो द वेस्ट लैंड है, टी एस एलियट का एक पोएम है द वेस्ट लैंड, बहुत फेमस पोएम है। तो अगर आपने ये पोएम रीड किया है तो आपको मालूम होगा कि इसमें 5 पार्ट्स है। और अगर आप एक पार्ट पढ़ते हैं तो आपको किसी चीज़ का भी अंदाज़ा नहीं होगा कि इसमें ये मतलब इस पार्ट का क्या मतलब है। तो अगर आप जो 5 पार्ट्स है उसको पढ़ते हैं तो आपको समझ आ जाएगा कि इसमें मतलब राइटर क्या कहते हैं, आपको फुल मीनिंग समझ में आएगा। तो ये ऑर्गेनिक यूनिटी है जो टी.एस. एलियट ने इंट्रोड्यूस किया था। और ऑर्गेनिक यूनिटी भी अगर आप किसी टेक्स्ट का किसी टेक्स्ट को एनालाइज करते हैं रशियन फॉर्मलिज्म या न्यू क्रिटिसिज्म की मेथोडोलॉजी से, तो आपने ऑर्गेनिक यूनिटी भी टेक्स्ट में देखना है। फिर चलते हैं ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव की तरफ।
ओके, सो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव जो है ये भी टी एस एलियट का एक कॉन्सेप्ट है, उसने कॉइन किया था। और उसका मकसद इसका मतलब ये है कि जो एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स है या कोई सिचुएशन या कोई इवेंट किसी लिटरेरी वर्क में जो है ये आपको असल आइडिया मतलब कन्वे करेगा। मतलब थ्रो सिचुएशन और इवेंट्स आप कुछ आइडिया कुछ इंफॉर्मेशन गेन करेंगे। तो फॉर एग्जांपल शेक्सपियर का एक प्ले है हेमलेट, इसमें जो है ना स्टाम को दिखाया गया है। और स्टाम जो है ये असल में जो प्रोटैगनिस्ट है उसका इनर टर्माइल दिखाता है कि इनर प्रोटैगनिस्ट किस तरह महसूस करता है। तो इसको थ्रू स्टाम के ज़रिए जो है ना दिखाया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं द स्टॉर्म इज़ नॉट डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ हेमलेट emotions, but it is a powerful symbol that creates an emotional resonance with the reader. तो ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव ये है कि आप राइटर आपको टेक्स्ट में थ्रू सर्टन ऑब्जेक्ट्स या थ्रू सर्टन सिचुएशंस या इवेंट्स के ज़रिए आपको मतलब कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं, कुछ आइडियाज़ देते हैं। ठीक है, अगर आप उस ऑब्जेक्ट को देखें तो सिंबॉलिकली उसका मीनिंग जो है वो डिफरेंट होगा। जस्ट लाइक हेमलेट में स्टॉर्म का मीनिंग डिफरेंट है, स्टॉर्म एक प्रोटैगनिस्ट का एक इनर टर्माइल दिखाता है। ठीक है, तो इस तरह ऑब्जेक्ट्स के ज़रिए और डिफरेंट जो सिचुएशन या इवेंट्स है उसके ज़रिए आपको डिफरेंट मीनिंग और डिफरेंट इंटरप्रिटेशन दिखाएगा राइटर या अतर। तो ये हमारे साथ ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव हो गया। अब आते हैं क्लोज रीडिंग की तरफ। तो ये जॉन क्रो रेंसम जो एक प्रोमिनेंट क्रिटिक है न्यू क्रिटिसिज्म की, ये टर्म उसने क्वाइन की थी। क्लोज रीडिंग का जो कंसेप्ट है ये इसने क्वाइन की थी। और क्लोज रीडिंग तो मतलब इसका ये है कि आप अगर किसी चीज़ की किसी लिटरेरी वर्क की आप रीडिंग करते हैं तो आपने क्लोज रीडिंग करने। क्लोज रीडिंग का मतलब ये है कि सारे जो इंट्रिंसिक फीचर्स है चाहे वो ग्रामर के हवाले से हो, सिंटेक्स के हवाले से हो, ठीक है, या जो लिटरेरी डिवाइस इस्तेमाल हुए उसके हवाले से हो, उन सब चीज़ों को आपने जांचना है, उन सब चीज़ों को आपने जो है ना इलस्ट्रेट करना है, उसको इंटरप्रेट करना है और उससे मीनिंग निकालना है। तो ये तो आसान है, आप अगर पढ़ सकते हैं जो मैंने यहाँ पर दिया है तो आप इसको पढ़ें, तो आसानी से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये भी इसका पार्ट है। ठीक है, like an example of close reading might involve a detailed analysis of a single passage from a film or novel. A close reader would examine the language used in the passage, paying careful attention to the choice of word, sentence structure and other stylistic features. तो इन सब चीज़ों को आपने फोकस देना है। ठीक है, आपके सारे अटेंशन जो है वो चॉइस ऑफ वर्ड्स पर होगा कि किस तरह क्या जो डिक्शन है वो इस्तेमाल हुए, सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है और स्टाइलिस्टिक फीचर किस तरह है किसी टेक्स्ट का। तो ये रेंसम्स का जो क्लोज रीडिंग अप्रोच था वो ये था। या आप अगर रॉबर्ट फ्रॉस्ट का पोएम जो मेंडिंग वॉल आप अगर पढ़ेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा। आप अगर उसका टेक्स्ट एनालाइज करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि क्लोज रीडिंग क्या होता है। ठीक है, अब आते हैं मेथडोलॉजी की तरफ। तो मेथडोलॉजी का मतलब ये है कि अगर आप किसी टेक्स्ट का क्लोज रीडिंग करते हैं तो आप किस तरह करेंगे। ठीक है, तो मेथडोलॉजी रशियन फॉर्मलिज्म और न्यू क्रिटिसिज्म का सेम है, इतना डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ अलग थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है तो उसको मैंने बयान किया है। तो आप हम मेथडोलॉजी ऑफ रशियन फॉर्मलिज्म पहला पढ़ते हैं, बाद में हम न्यू क्रिटिसिज्म का। तो उसमें पहली बात ये है कि focused on analyzing literature is a distinct form of language. पहले आपने ये करना है, अगर आप किसी टेक्स्ट को एनालाइज करते हैं तो आपको ये मालूम होगा कि जो लैंग्वेज है वो किस तरह है, मतलब पोएटिकल लैंग्वेज है या ऑर्डिनरी लैंग्वेज है। ठीक है, पहले आपने लैंग्वेज को एनालाइज करना है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि emphasize the importance of literary devices plot in character and contributing the meaning of literary work. अगर आप मीनिंग डिराइव करना चाहते हैं किसी लिटरेरी वर्क से तो आपने लिटरेरी डिवाइसेस को भी
देखना है, ठीक है, कि इसमें किस तरह की डिवाइसेस इस्तेमाल हुए हैं, पर्सोनिफिकेशन है, मेटाफर है, एक्सिमोरान है, किस तरह की डिवाइस इसमें इस्तेमाल हुई। आपने फ्लॉट और कैरेक्टर को भी देखना है, ये सब चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है। Analyze literature based on its internal structure and system, independent of external factor like authorial intention or historical context. तो ये तो हमने पहले बहुत बार पढ़ा कि आपने अगर किसी टेक्स्ट को एनालाइज करना है तो आपने अतर की जो इंटेंशन है या हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट है उसको बिल्कुल आपने अवॉइड करना है, सिर्फ इंट्रिंसिक फीचर देखनी है। डेवलप टेक्निकल वोकेबलरी टू डिस्क्राइब लिटरेरी डिवाइसेस इन देयर इफेक्ट्स ऑन द रीडर, तो ये भी आपने करना है, ठीक है। जो टेक्निकल वोकेबलरी इस्तेमाल हुई है टेक्स्ट में उसको आपने जांचना है और उससे मीनिंग डिराइव करना है। फिर emphasize the reader experience of the text and how literary devices create a specific effects on the reader। फिर लास्ट में आपने ये देखना है कि जो हमने इफेक्टिव फेलेसी कही कि जो टेक्स्ट है उसका रीडर पर क्या असर हुआ, ठीक है, तो ये चीज़ भी आपने समझना है। अब आते हैं मेथडोलॉजी ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म की तरफ। तो सबसे पहले फोकस्ड ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ द टेक्स्ट इटसेल्फ एंड लेस ऑन एक्सटर्नल फैक्टर लाइक अथोरियल इंटेंशन और हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट। इसमें ये कहता है कि आपने टेक्स्ट को देखना है और ये जो हमने पहले पढ़ा कि अथोरियल इंटेंशन और हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट आपने अवॉइड करना है। emphasize close reading analysis of literary device like metaphor, imagery and symbolism। ये चीज़ें आपने देखनी है कि क्लोज रीडिंग मतलब लिटरेरी डिवाइसेस की एनालिसिस, मेटाफर, इमेजरी एंड सिंबॉलिज्म, इन चीज़ों की एनालिसिस भी आपने करनी है। Believe that the meaning of a literary work should be derived from its own internal structure and devices। आपने ये भी बिलीव रखना है कि जो मीनिंग में डिराइव करना चाहता हूँ, जिस मीनिंग में जो मीनिंग में इस टेक्स्ट से लेना चाहता हूँ वो सिर्फ़ और सिर्फ इंटरनल स्ट्रक्चर और डिवाइसेस के थ्रू मतलब मुमकिन है और इसके ज़रिए मैं इसको डिराइव करूँगा। Developed techniques to criticize approach that rely on external factor to interpret the meaning of work। Develop टेक्निक, आपको एक ऐसी टेक्निक्स आपको डेवलप करनी है कि जो एक्सटर्नल फैक्टर है उसको अवॉइड करना है और मीनिंग को मतलब जो इंटरनल चीज़ है उसके ज़रिए इंटरप्रेट करना है, ठीक है। फिर लास्ट पॉइंट जो है emphasize the importance of ambiguity and paradox in literature and believe that literary work should be interpreted in terms of tension and contradiction within them। तो ये बस यही चीज़ें कि जो एम्बिगिविटी है और पैराडॉक्स है लिटरेचर में, इन चीज़ों को आपने किस तरह एनालाइज करना है और लिटरेरी वर्क्स को इसमें जो टेंशन्स कंट्राडिक्शन वगैरह है उससे आपने किस तरह मीनिंग लेने हैं। तो ये सब चीज़ें अगर आप न्यू क्रिटिसिज्म की लेंस से किसी वर्क को, किसी लिटरेरी वर्क को एनालाइज करते तो आपने ये इन पॉइंट का ख्याल रखना है, ठीक है, और इन सारे पॉइंट्स के अंदर आपने टेक्स्ट को, किसी लिटरेरी वर्क को एनालाइज करना है। तो ये था रशियन फॉर्मलिज्म और न्यू क्रिटिसिज्म। वीडियो लंबी होगी इसके लिए माज़रत, और अगर आपको नोट्स चाहिए ये नोट्स तो आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आखिर में जो है मेरे वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। इससे आपको ये मतलब कोई डिफ़िकल्ट काम नहीं है, बस एक बटन आपने दबाना है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।